है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सी और डी आप देखेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अगर कुछ इस टाइप की क्वेश्चन हो तो काम कैसे करते हैं। देखिए वही तरीका, हमने एज्यूम कर लिया एक वेक्टर ए, हमने एज्यूम कर लिया एक वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी, और ए बी, इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर और एज्यूम कर लिया, ये है। तो ए बी सी ट्राइंगल हमने कंसिडर किया था, और उसमें ए बी लाइन वेक्टर ए के लिए है, बी सी लाइन वेक्टर बी के लिए है, और ए सी अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट को इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ बी टू वैक्टर्स, ठीक है। अब सी जो प्रूव करना है, सी वाला क्वेश्चन जो प्रूव करना है, उसमें पहले तो देखें LHS क्या है, RHS क्या है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है a माइनस बी, यहाँ माइनस बी है ही नहीं। तो गाइस इसकी लेंथ आपने देख ली, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पर बिल्कुल ए से सी तक की जो लेंथ है ना, ए से नहीं, हाँ बी से सी तक की जो लेंथ है, उतनी ही लेंथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लें, तो इसको हम कहते हैं माइनस बी वैक्टर, लेट दिस इज द पॉइंट बी, और ए से बी तक जो वेक्टर होगा उसको क्या कहेंगे वो मैं आपसे पूछूंगा। तो एक कंस्ट्रक्शन किया है मैंने कल वाले ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल में, डी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में बीडी लाइन ड्रॉ की, और बी से डी तक की लेंथ इक्वल है बी से सी तक की लेंथ की। रीजन, बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अपोजिट वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेंथ सेम, पहली बात, ठीक है। मुझे बताइए एडी क्या होगा, वेक्टर सर एडी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बिल्कुल सही, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल पर फोकस करें सभी, ए बी डी, नया जो बन गया ना ए बी डी, इस ट्राइंगल में ए बी एंड बी डी ऑर्डर में है, ए बी एंड बी डी ऑर्डर में है, और इसी ट्राइंगल में AD ऑपोजिट ऑर्डर में, और ऑपोजिट ऑर्डर वाला फर्स्ट टू वेक्टर्स की रिजल्टेंट को शो करता है। तो A वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ध्यान दे, A वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर क्या होगा, A माइनस बी वेक्टर। A वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर कौन है, माइनस बी वेक्टर, ये खुद माइनस है, तो A वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, एबीडी ट्राइंगल से हमारा काम होगा। सी वाला ऑप्शन, सी वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब कल वाली बात आपको वापस रिपीट करनी है कि इस ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ऑलवेज बड़ा होता है ना। वही वाली बात कि अगर इस ट्राइंगल की मैं ए बी साइड बी डी साइड इनका सम कर लूं, तो ऑब्वियसली ये थर्ड साइड से बड़ा होगा। थर्ड साइड कौन सी है बची हुई, एडी साइड, तो ए बी प्लस बी डी का सम ए बी से बड़ा होगा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यस गाइस, डायग्राम हो गया हो, आई थिंक हो गया होगा, बताइए। यस सर, हो गया सर। है ना, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बीडी मैंने किया ना उसका, ओके, यहां तक आपको करना था ऊपर ऊपर। ओके, इसमें लिखिए अब, as we know sum of two sides of a triangle, is always greater than to the third side of the triangle, is always greater than to the third side of the triangle। इसका मतलब AB प्लस BD, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। सो पूरा लिख दें, सो इन ट्राइंगल ABD, जरूर लिखें ये स्टेटमेंट भी। सो स्टेटमेंट को आगे लिखिए, सो इन ट्राइंगल ABD,
नया है ना, इसलिए एबीडी आज नया ट्राइंगल बना है, इन ट्राइंगल एबीडी क्या होगा, एडी इज लेस टू द सम ऑफ AB प्लस BD। ऑलरेडी सीधा लिखा है मैंने आज, ध्यान दें। तो थर्ड साइड शॉर्ट है किससे, रेस्ट ऑफ टू साइड्स जो भी हैं BD प्लस, है ना, AB प्लस BD इन दोनों के साथ। गाइस बता दीजिए, डन? यस सर। यस सर। कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सब थर्ड टू थर्ड। अब आप प्रूफ कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी का। प्रूफ जो करना है उसका स्टार्ट हमने कर दिया है ना, स्टार्ट। आपको पता है दो इक्वेशन अब बनाएंगे इस इनइक्वालिटी को लाने के लिए, एक तो लेस देन वाला और एक इक्वल टू वाला। इक्वल टू के लिए हमें पता है अगर ए बी डी तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो तब इक्वल टू वाली कंडीशन हो जाएगी। वैल्यू पुट कीजिए, किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है ना, किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो एडी क्या है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। लेंथ है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ वेक्टर। और अब आपको इसको ऐसा लिखना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लेस देन, ओके, ए बी इज व्हाट, magnitude of vector A, true. Similarly BD is what, magnitude of negative vector। ऐसा लिखना है पहले। अब मॉड क्या कर देता है, सब कुछ पॉजिटिव कर देता है, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बिकॉज ऑफ मॉड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाए तो इसको करना है आपको इक्वेशन 1। अब आपको कल वाली बात याद करनी है, 2 टाइम हमने यूज दी थी, है ना। कौन सी बात, पॉइंट्स आर चेंज है, ए बी सी नहीं है, ए बी डी है। अगर ए पॉइंट बी पॉइंट डी पॉइंट एक लाइन पर हो, ठीक है ना। देखिए इक्वेशन 1 हो जाए तो बता दो। सर। यस सर। यस सर, डन। लिखिए in case the points A, B and D, in case the point A, B and D, in case the point A, B and D lies on a line, then AD equal to AB plus BD। तो इज इट पॉसिबल, पहले तो बताइए, अगर ए बी डी तीनों पॉइंट एक लाइन पर हो तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? सर है सर, पॉसिबल है ना। अगर है तो हम डायग्राम से दिखा सकते हैं क्या, तो देखिए कैसे दिखा सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज डी, है ना। इन बिटवीन कहीं भी आप ले सकते हैं बी, इन बिटवीन कहीं भी ले सकते हैं। तो एडी क्या होगा, ए बी प्लस बी डी, दैट्स इट, है ना। तो अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर है तो ऐसा हो सकता है, और उस केस में आपको दिख रहा है ट्राइंगल नहीं होगा, एक लाइन ही हो जाएगी, और बी पॉइंट जैसे ही इस लाइन को छोड़ेगा इधर ऊपर या नीचे जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, नाउ एडी व्हाट, एडी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। AB is what, magnitude of vector A, BD magnitude of vector minus B। नेक्स्ट स्टेप इसमें भी आएगा, एक स्टेप बढ़ेगा बिकॉज BD नेगेटिव वेक्टर है। ओके, इक्वेशन 2 भाई हो गया क्या, इक्वेशन 1 और 2 से कंप्लीट प्रूफ। तो यहां लिखते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो लेस देन इक्वल टू, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, लेस देन इक्वल। डन गाइस,
तो आपको काफी कुछ सेम मिलेगा। अब है ना, डी वाला मैं कर नहीं रहा, थोड़ा सा हिंट देकर आपको छोड़ता हूँ। डी वाला कंप्लीट करते हैं। हो जाए तो बता देना। हो गया सर कंप्लीट। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से तो बड़ा ही होता है जहां से स्टार्ट करते हैं। बट अगर किसी ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो लीनियर हो तो एक लाइन बनेगी, ट्राइंगल नहीं बनेगा। उस केस में हम बीडी एडी इक्वल टू एडी इक्वल टू एबी प्लस बीडी खुद कर सकते हैं इस तरह से, और ऐसा हम थर्ड टाइम कर रहे हैं। नेक्स्ट बी वाले के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले आप मुझे बता दो प्रूव क्या करना है। प्रूव क्या करना है? डी प्रूव क्या करना है गाइस? यहाँ पर कुछ ऐसा है क्या? डबल मॉड, कल भी था ना डबल मॉड। Yes, sir. ओके Yes, sir. चेक कर लो और कंप्लीट यस बोल रहे हैं। एक जना और चेक करके बता दो कोई, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। दिस इज ट्रू, यही है डी, Yes, sir. है ना? यस बोल रहे हैं। अब जल्दीबाजी में हमने डायग्राम इरेज कर दिया। आप लोगों के पास तो बना हुआ है, तो मैं उसी ट्रायंगल को बनाता हूँ जो यूज आएगा, है ना? तो ए से बी, बी से आज हमने यहाँ पर डी लिया था, ओके, और ए से बी। तो ऑर्डर में कौन है? ए बी, बी डी, ये ऑर्डर में है, और ये है नेगेटिव। तो ए डी क्या है? रिजल्टेंट ऑफ दी टू वेक्टर, वन वेक्टर ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए टू बी, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, दिस वेक्टर, और इन ऑर्डर, इन ऑपोजिट ऑर्डर। ओके स्टार्ट करते हैं। सेम थिंग, the difference of two sides of any triangle is always less to the third one. True guys? Yes, sir. So in triangle ABD, in triangle ABD आप कह सकते हैं क्या? AB माइनस BD, AB माइनस BD क्या होगा? लेस किसके कंपैरिजन में? थर्ड वन। मैं ऑलरेडी सीधा लिख रहा हूं। तो दो साइड्स का डिफरेंस, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा ही होगा, दैट्स इट। कल भी ऐसा किया था, ऑलरेडी सीधा लिखा है मैंने, ये छोटा है ये बड़ा है। ओके डायग्राम को देखकर वैल्यू पुट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है। तो ए से डी तक वेक्टर है, ए से डी तक ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एडी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ओके एडी इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बीडी नेगेटिव वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। भैया आपने किसी ने रोका नहीं मुझे कि सर हम कर लेंगे, हो जाएगा क्या? मॉड है इसलिए अंदर पॉजिटिव। Yes, sir. 60% काम हो गया क्योंकि डायग्राम भी आपके पास है। अब आप क्या कहेंगे? वही बात, अगर ए बी सी नहीं है, अगर ए बी डी एक ही लाइन पर हो तो आपको पता है ना क्या होगा? इक्वल हो सकता है, डिफरेंस इक्वल हो सकता है एक ही लाइन सर पर। फर्स्ट इक्वेशन में डबल मॉड आना चाहिए ना? हाँ यहाँ पर डबल मॉड भी अप्लाई कर देते हैं। वो आपको याद है ना कंडीशन? कौन सी कंडीशन? वही वाली कंडीशन कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपको पता है ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। उस केस में हम एक और मॉड अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही टाइम पर सही बात आपने याद दिलाई। तो एक कंडीशन में हम डबल मॉड अप्लाई करते हैं। अगर ऑलरेडी बी बड़ा है ए से, ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। बट अगर ये कंडीशन हो तो हम डबल मॉड अप्लाई करते हैं और इसको इक्वेशन 1 पुट कर दो। बिल्कुल सही बात। आई थिंक बी जो हमने प्रूव किया था ना, ये कौन सा वाला है? ये तो डी ऑप्शन कर रहे हैं, लास्ट वाला है आई थिंक। तो ए में नहीं था, बी में ऐसी बात थी, फिर सी में नहीं था, डी में वापस आ गया। तो अब आप पर छोड़ सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
इन तीनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन पर लेंगे, उस केस में डिफरेंस इक्वल भी हो सकता है, एक सिंगल केस में डिफरेंस इक्वल भी हो सकता है। तो जो बी में किया था वो अब यहाँ काम आएगा, बी ऑप्शन में जो किया था वो डी में यूज आएगा। ये कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 पर आते हैं। सर्कल टेस्ट। हाँ, आई थिंक आपको वेडनेसडे कहा है ना, तो वेडनेसडे को टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टाइम होगा 40 या 45 मिनट्स, टाइमिंग होगा 4 to 5 और 6 to 7 हमारी क्लास भी होगी। तो जिसने भी याद दिलाया बहुत अच्छा याद दिलाया। कल टेस्ट है 4 to 5 PM, ड्यूरेशन आपको 4 to 5 नहीं देकर हम 4:20 to 5 PM ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है ना। सफिशिएंट है 40 मिनट्स, मैक्सिमम 45 होगा। टेस्ट कौन से चैप्टर का है? 40 to 40 मिनट। टेस्ट कौन से चैप्टर का है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये गलत बात है भाई। भाई बताइए कौन से चैप्टर का टेस्ट है? सर थर्ड चैप्टर। थर्ड, तो पता लग गया भाई। थर्ड मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज पढ़ना, कल पूरे दिन पढ़ना, इवनिंग में 15 सर अब या न्यू 4:20 स्टूडेंट है सर, हमको भी देना है क्या? सर हमने नहीं पढ़ा थर्ड। हाँ, न्यू स्टूडेंट्स वालों को ये टेस्ट नहीं देना है। हाँ, अगर उनकी चॉइस हो तो बात अलग है ना, बाउंड नहीं है, बट जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो देना है, ठीक है। तो और कुछ बात पूछनी हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। क्वेश्चन कहाँ गए? 4.7। चलिए 4.7 क्वेश्चन क्या है? गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो कुछ गिवन है और वो क्या गिवन है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। इन्होंने वेक्टर नहीं लगाया बट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है वो वेक्टर है, ठीक है। इन वेक्टर्स का सम 0 है। अब पूछा क्या है? अब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पूछ ली। a b c एंड d मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। इन्होंने कहा है a b c d, मतलब a को, b को, c को, d को, सभी को नल वेक्टर होना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? मस्ट लिख दिया गाइस इन्होंने। मस्ट वर्ड गलत, गड़बड़ कर रहा है, मस्ट वर्ड गलत कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या जरूरी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इन चारों को 0 ही होना पड़ेगा, नल वेक्टर ही होना पड़ेगा? नो सर। आंसर है नो, आंसर है नो। ऐसा भी तो हो सकता है कोई दो वेक्टर लेफ्ट साइड में है और कोई दो वेक्टर राइट साइड में है और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, नल वेक्टर आ जाएगा। और कोई भी दो है ना, और ऐसा भी हो सकता है कोई एक बाकी तीनों को ही संभाल ले, कैसे भी है ना। और इन्होंने मस्ट वर्ड लगा दिया इसलिए गड़बड़। मे कर देते ना तो हम कह सकते हैं हाँ, अगर चारों 0 है तो सम 0 होगा। मस्ट वर्ड अगर है तो ये ऑप्शन है नो, नो। नेक्स्ट B, the magnitude of a plus c equal to the magnitude of b plus d. Is it possible? देखो यहाँ मस्ट वगैरह नहीं है, तो ऐसा हो सकता है ना, a plus c, अगर मैं a वेक्टर प्लस c वेक्टर को तो लेफ्ट साइड में ही छोड़ दूं, बाकी दोनों को राइट साइड में पहुंचा दूं, तो माइनस d वेक्टर, दैट मीन्स माइनस ऑफ b प्लस d, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस c, और इन्होंने गाइस मैग्नीट्यूड लिखा है ना। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो a प्लस बी मॉड, और यहाँ पर b प्लस डी मॉड। मैग्नीट्यूड अप्लाई करते ही नेगेटिव साइन नहीं आता, तो बिल्कुल ठीक है, मॉड अप्लाई करें। और ये बात मुझे कैसी दिख रही है? हाँ, करेक्ट है ना? यस सर। तो बी वाला जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है कि हाँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड रेस्ट ऑफ 2, इन दोनों के सम के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है क्या? तो बात है यस, हो सकता है, इट में ए बी बी डी, ठीक है।
यहाँ पर कुछ गलत नहीं लिख दिया क्या? सी कहाँ गया? कोई कुछ हाँ कह नहीं रहा है, सर, भाई गड़बड़ कर रहे हो, है ना? सब सही है, बी की मतलब जगह आप, से आएगा। है ना, हाँ भावनाओं को समझ रहे हो, अभी सही है। ओके, तो ऑर्डिनरी सी बात है कि इन दोनों का सम, लेट्स टॉक के सम के इक्वल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, तो फटाफट करते हैं इजी क्वेश्चंस को। सी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी। तो कह रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अकेले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी बाकी तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो INP लगा दो इसको, ये प्रूफ जो करना है ना, ये इंटरेस्टिंग है। सी और डी भी इंटरेस्टिंग होगा। तो ए और बी तो अच्छे थे, चलिए, तो ए और बी आपके लिए अच्छे थे, सी में भी आपको अच्छा नहीं लगे। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, पहले इनको देख लें। लेट, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही है, बट ट्रिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर कुछ इस तरह से, ठीक है? हमें क्या पता है, किसी भी वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है? और आपको पॉलीगॉन लॉ कुछ याद आ रहा है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर यस एडिशन, है ना? तो इस पॉलीगॉन की जो क्लोजिंग साइड होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रिजल्टेंट को ए बी सी डी 4 वेक्टर्स के रिजल्टेंट को डिनोट करती है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो साइड होगी ये ए प्लस बी को बताएगी, ये जो साइड होगी ये ए प्लस बी प्लस सी को बताएगी, और ये साइड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को शो करेगी। एक बात, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं ए ई, है ना, ए ई क्या है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। ए से ई तक देखो ऊपर वेक्टर है, ए से ई तक वेक्टर है, गाइस म्यूट कर लें, कौन म्यूटेड नहीं है। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? ए ई है, ठीक है? अब अगर आपको कहें मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई, तो ए ई की लेंथ, देखो वेक्टर हटा दिया तो ओनली ए ई क्या है? मैग्नीट्यूड। अब आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देख रहे हैं? यस एक तो ये बात। अब अगर मैं आपसे कहूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस डी ई, ठीक है गाइस? इन 4 साइड्स का सम ऑब्वियसली ए ई से तो बड़ा ही होगा ना, साफ साफ दिख रहा है, सीधी सीधी लेंथ है ये तो। ए बी बी सी सी डी डी ई सब लेंथ है, और इन सब का सम ए ई से बड़ा ही होगा ना। यस लेट ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये है लेट 10 सेंटीमीटर ही है या 8 सेंटीमीटर ही है, तो ऑब्वियसली ए ई स्मॉल है। अब एक्चुअल में इस इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम ऑलवेज बड़ा होगा किससे? कंबाइंड वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड। एक बात बता दी, अब आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करेंगे आगे। जो भी छोटा मोटा बताया है उसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या है? 0, तो हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे? इंडिविजुअल वेक्टर्स जो हैं बी सी डी, इनके मैग्नीट्यूड के सम से। तो देखिए, अगर हम गिवन को ऐसा लिखें, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। यस गाइस, ट्रू? इसी इक्वेशन से मैंने ये लिख दिया ट्रांसफर करके, सही बात है? यस सर, सही बात है ना?
बिल्कुल ठीक है। Yes, तो sir. ऐसा भी सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, इक्वेशन 1 पुट कर दो। इक्वेशन 1 पुट कर दो, मैग्नीट्यूड लिया है ना, नेगेटिव साइन रिमूव, नेगेटिव साइन रिमूव बिकॉज वी ओके, बिकॉज वी टेक मैग्नीट्यूड हियर। ओके, इक्वेशन 1 हो गया। Yes, sir. इक्वेशन 1 हो गया। तो इस इक्वेशन 1 में ध्यान दो, आरएचएस में क्या है, सिंगल मैग्नीट्यूड, कंबाइंड मैग्नीट्यूड किसका, b प्लस सी प्लस डी, एक वेक्टर है उसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड। अब देखिए क्या करने वाले, लिखिए बट, लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, but magnitude of A less to the magnitude of B plus magnitude of C plus magnitude of D। अब ये ऐसे कैसे लिख दिया, गाइस ये कैसे पॉसिबल है? तो आप लेंथ देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए बी सिंगल साइड, अब b प्लस सी प्लस डी, ये है b, ये है c, मैग्नीट्यूड है b का, c का, और ये d का। तो इन तीनों साइड का जो सम होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा किससे, इससे। तो अगर कंबाइंड मैग्नीट्यूड है तब इक्वल टू वाली बात ट्रू है, बट अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो गाइस सीधी सी बात है ना, वेक्टर सम, डिफरेंट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपने आप में एक लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपने आप में एक लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी अपने आप में एक लेंथ है, इन सभी लेंथ का सम ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और यहाँ पर इक्वेशन 1 में ध्यान दे, b प्लस सी प्लस डी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं बताता हूँ b प्लस सी प्लस डी को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दें, b से स्टार्ट कर रहे हैं, b वेक्टर, c वेक्टर एंड d वेक्टर। तो b से लेकर ये जो लाइन है, दिस वन, ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, b प्लस सी प्लस डी को। किसी स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, किसी स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, और वो स्पेशल केस कुछ ऐसा होगा, तब आपको इसकी साइड ऐसी बनानी पड़ेगी, दिस इज वेक्टर ए, है ना, और दिस इज क्लोजिंग साइड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन तीनों के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। तो इक्वेशन 1 तो है कंबाइंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का सम है, जो कि ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो इंडिविजुअल साइड्स, तो देख रहे हैं ना, ये इन सब का सम है ये, और ये क्या है, बी से ई तक डायरेक्ट जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड। ट्रू गाइस, ये इक्वल टू है और ये बड़ा है, ये पूरा जो वैल्यू है ये बड़ी। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 से और 2 से क्या पता लग रहा है, प्रूव हो गया ना। इन्होंने कहा, आप स्टेटमेंट रीड कीजिए, आपको सेंड किया हुआ है ना, तो इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा ना सी जो है इंटरेस्टिंग है, कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेस्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो कैसा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, कैसा हो सकता है ना। तो स्टेटमेंट रीड कीजिए फटाफट और मुझे बताइए। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर पर फोकस करें, नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से और 2 से एक बात क्लियर होती है। तो इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं,
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? यस, स्टेटमेंट ट्रू है, यस और नो ही तो बताना है आपको। तो बड़ा नहीं हो सकता, एक स्पेशल केस में इक्वल हो सकता है, एक स्पेशल केस में इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। लास्ट डी, डी में कह रहे हैं यस गाइस, यस नो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. है ना, डायग्राम से आपको बात क्लियर हो सकती है, डायग्राम से ही क्लियर हो सकती है। ओके, तो जो डी ऑप्शन है, डी क्वेश्चन है, उसको देखिए, इसमें बी प्लस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। तो सुनिए, ए वेक्टर ध्यान दें यहाँ पर, और डी वेक्टर अगर कोलिनियर नहीं है, पढ़ लिया क्या? आगे बताऊं मैं, एक बार रीड कर लें। इसमें हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, बस छोटी छोटी सी एक लॉजिक है, उसको एंड करना है। रीडिंग कर लें तो मुझे बता दें, और आप रीडिंग करके जल्दी से जल्दी बता दें। Yes, sir. बाकी लोग रीडिंग कर लो तो बता देना। एंड करते हैं 4.7 का। Yes, sir. Yes, sir. तो सभी ने रीडिंग कर लिया, तो कह रहे हैं बी प्लस सी, बी प्लस सी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ग्रुप इन्होंने लिया है ए एंड डी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं आपने रीडिंग कर लिया, अब एंड करते हैं इसका। बी प्लस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। तो देखिए, अगर ए वेक्टर डी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है तो दो वेक्टर से एक प्लेन बनता है। लेट ए वेक्टर इधर है, डी वेक्टर इधर है ना, कोलिनियर नहीं है गाइस, बट प्लेन तो बनाएंगे, मार्कर बोर्ड के प्लेन नहीं है। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अब क्या है, बी प्लस सी को भी इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में ही होना पड़ेगा कहीं, है ना, बी प्लस सी, अदरवाइज ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फोर वेक्टर्स का सम 0 कब होगा, जब ये फोर वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, दैट्स इट। तो ए वेक्टर बी वेक्टर अगर कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो बी प्लस सी एक वेक्टर है, ये दो नहीं है, ध्यान रखना, बी प्लस सी एक सिंगल वेक्टर होता है, ठीक है। तो बी प्लस सी को कहाँ होना होगा, उस प्लेन में जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, एक बात। और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर है, तो बी प्लस सी भी कहाँ होगा, उस लाइन पर ही होगा जिसमें वो दोनों है। देखिए, अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर भी इधर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो बी प्लस सी को कहाँ होना पड़ेगा, ए वेक्टर डी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर डी वेक्टर अगर एक ही लाइन पर है, तो बी प्लस सी को कहाँ होना होगा, सेम लाइन पर, अदरवाइज वेक्टर सम 0 नहीं हो सकता, है ना। तो दो बातें हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको कहा स्टेटमेंट पढ़ ली। तो क्या कहा है इन्होंने, बी प्लस सी लाइज इन अ प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी डज नॉट, और ऐसा लिखा हुआ है ना, नॉट कोलिनियर, ठीक है, इफ दे कोलिनियर देन वेक्टर बी प्लस सी ऑल्सो लाइज इन द सेम लाइन, सेम लाइन पर ही लाई कर रहे हैं ना। तो यस, डी का आंसर होगा यस, ट्रू। रीजन, फोर वेक्टर्स का सम आना क्या चाहिए, 0 0 0। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बट फैक्टर्स को समझने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर करने चाहिए क्वेश्चंस। चलिए, अब आपको जो अच्छे लगेंगे वो क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, आप सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। 4.8, three girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter, ठीक है, starts from a point P on the edge of the ground and reaches at point Q diametrically opposite to P, following ठीक है, following different paths as shown in figure.
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ फॉर ईच, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सबका सेम होगा ना गाइस, आप क्या सोचते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सबका सेम होगा, क्योंकि सब एक एंड से स्टार्ट कर रही है और दूसरे एंड पर पहुंच रही है डायमीटर की। तो डायमीटर के पी पॉइंट से स्टार्ट करके कहाँ पहुंचना है? क्यू पर पहुंचना है। पाथ अलग अलग है, कोई इस पाथ से जा रही है गर्ल, कोई इस पाथ से जा रही है, कोई सीधा ही जा रही है। अब नेम क्या है गर्ल्स के? ABC लिखा हुआ है, आई थिंक ए यहाँ पर है ना। बी गर्ल इस पाथ को ट्रेवल कर रही है और सी लिखा नहीं है, लिखना चाहिए, भूल गए होंगे। तो सबसे स्मार्ट कौन है, मेंटली स्मार्ट कौन है सबसे? बी गर्ल, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ना, B. सबसे कम टाइम लगेगा। तो एक गर्ल ठीक है और सी सबसे फुलिश है, सबसे लंबा पाथ सी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबका सेम है। क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबका? पी क्यू पी क्यू पी क्यू। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा डिस्प्लेसमेंट का। किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? एक्चुअली में सबसे बड़ा पाथ किसका है? C. का। That's it. और कुछ पूछा नहीं गया इन्होंने। For which girl the equal for which girl this is equal to the actual length of path? तो किस गर्ल के लिए पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है? B. हाँ, B. B. फॉर बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबका सेम है और बी वो गर्ल है जिसके लिए पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9। 4.9 क्या है गाइस? देखिए मिला क्या? एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पार्क ही है आई थिंक, और उसकी रेडियस है 1 किलोमीटर। बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 1 किलोमीटर, ठीक है। और सेंटर कुछ बताया है, कैपिटल ओ मार्क किया है। देन एरोज बता देता हूं मैं कहां से कहां पर मोशन हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से किया है? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। और यस टाइम हो गया क्या? सर ओपी पे आपने एरो गलत बनाया, डायरेक्शन राइट साइड है। ओपी पे, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ से तो डाउन आ रहा है, ओ से पी की तरफ जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, रीचेज द एज पी। तो ओ से स्टार्ट करता है, पी पर पहुंचता है, ठीक है। पी, ठीक है। द साइक्लिस्ट, ओके, देन साइक्लिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस के अलोंग जाता है। तो यहाँ पर भी एक एरो होना चाहिए ना, सर्कमफेरेंस के अलोंग जाता है, क्यू पर पहुंचता है और क्यू से वापस टर्न होकर कहां पर आ जाता है? सेंटर पर आ जाता है। ट्रिप कंप्लीट हो जाती है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करता है और वापस सेंटर पर आ जाता है वाया क्यू, क्यू से होता हुआ, ठीक है। अब पता क्या करना है? हाँ, उसका टाइम बताएगा, इसको ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 600 seconds, ओके। नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। 0. 0. बस, और कोई नहीं बताएगा। तो रीजन, Zero. जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। सेकंड वन, एवरेज वेलोसिटी, ये भी नहीं बताऊंगा। 0. 0 करेक्ट। Yes sir. वेलोसिटी 0. वो भी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम सब जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दिख रहा है, ठीक है, बट न्यूमरेटर में एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो बस सी को सॉल्व करना है। पूछा क्या है सी में? एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट गाइस, रेडियस कितनी है? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर है ना। अब प्रोग्राम स्टार्ट कर दो। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? ओपी प्लस आर्क पी क्यू प्लस
QO अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। अब आपको 1000 पता है भाई, किसी ने PQ का पता लगाया हो तो बताइए। आर्क PQ क्या होगा? 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। जल्दी जल्दी जल्दी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इसका फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ स्टार लगा देता हूँ। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे PQ बताएं, 1400 है क्या? 2 पाई r by 4 मीन्स पाई r by 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 1000 अपॉन 2। क्या करें? हाँ बोलिए। 3.14 ज्यादा बेटर लग रहा है। हो गया? $1517 कर दूं? भाई जो कैलकुलेट कर देना पहले बता दे मुझे आराम से। आर्क PQ क्या होगा? 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। इसको सॉल्व करके बताएं। 1570 आ रहा है क्या? यस सर। है ना? Yes, sir. ऑर्डिनरी सी बात है ये तो। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करें, डिवाइड करें, सब कुछ करें और मुझे बताएं। थर्टी 35/7 डिवाइडेड बाई 6। तो 5 पॉइंट कितना आ रहा है? 9. 5.9, 5.8 कितना? 5.9 5.95 95। थैंक यू। मीटर पर सेकेंड हमने स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में पता कर लिया, 5.95 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको कोई किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करना होगा? 18/5 से प्रोडक्ट। सही है क्या? मीटर पर सेकेंड को किमी पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, और किमी पर आवर को मीटर पर सेकेंड में इसका रेसिप्रोकल प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है बुक में किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो, तो इसलिए मैंने फैक्टर भी बता दिया। नेक्स्ट आई थिंक हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वी हैव सम टाइम। 4.9, 4.10, 4.9 का तो ये आंसर है। 4.10 नेक्स्ट 4.10 ऑन एन ओपन ग्राउंड। भाई ओन ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ आपको आ रहा है? ऑन एन ओपन ग्राउंड, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है? करवा दिया सर। है ना, हो गया था ना। 60 डिग्री का Yes, टर्न लेता sir. है, ऐसा कुछ हमने कहा था। 60 डिग्री 500 Yes, sir. मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री घूम जाता है। तो ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। नेक्स्ट 11th को देखें, हो गया था क्या? अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन, ठीक है, विशेष टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू a hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station, ठीक है। A dishonest cabman takes him along a long path, circular path 23 kilometer long and reaches the hotel in 28 minutes। तो टोटल डिस्टेंस कितना ले लेता है, कवर कर लेता है वो डिस्टेंस? 23 किलोमीटर, ठीक है। 23 किलोमीटर ये तो डिस्टेंस है। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस? पूरा ही वर्ड लिखते हैं फिर। डिस्टेंस कितना है मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। स्ट्रेट डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। बट वो डिसऑनेस्ट कैबमैन घुमा घुमा कर ले जाता है, क्योंकि स्ट्रेंजर है, वो नए टाउन में आया, उसको रास्ते नहीं पता। अब आपको दो चीजें पता करनी है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। गाइस टाइम आपको पता है 28 मिनट। क्या करें इस मिनट का?
आवर में सर कन्वर्ट सेकेंड करें? में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, आई थिंक आंसर किमी पर आवर में होगा ना, तो आप यस सर, आवर में होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, किमी पर आवर में कर लेते हैं, हमें एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, है ना। 28 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। 7/15, बस इतना ही सॉल्व करें इसको। 7/15 आवर, कोई चेक कर ले भाई, गड़बड़ तो नहीं है। 28 मिनट मीन्स 7/15 आवर्स। तो इतना टाइम लेता है वो कैबमैन उसको स्टेशन से होटल तक पहुंचाने के लिए। एवरेज स्पीड क्या होगी? बताइए, एवरेज स्पीड क्या होगी? किसी का आवाज नहीं आई भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैलकुलेशन में लग गए थे सब? 23/7/15 सॉल्व कीजिए और बताइए। तो गाइस क्वेश्चन तो अब इजी हो गया, ये हो जाए तो बता देना, वेट कर रहा हूं मैं। सर 49.29। 49.29। बाकी लोग किमी पर आवर लिखना यूनिट को, है ना। एक दो लोग और चेक कर लें। Yes, sir. अब एवरेज वेलोसिटी की Yes, बात कर sir. लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिख लेना आप। तो ये हो गया 150/7। इसका भी कुछ कर दो भाई, सर इसका भी कुछ कर दो। 21.43। 43, ठीक है, किमी पर आवर, ठीक है, थैंक यू। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है इसलिए काम जल्दी हो गया कि टोटल डिस्टेंस क्या होती है, और आपको किमी पर आवर मीटर पर सेकंड का ध्यान रखना है। सब कुछ सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस तो मीटर में चल रहा है, टाइम किलोमीटर में चल रहा है। यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ आवर, वहां अगर मीटर ले लेते यहाँ सेकंड ले लेते। चलिए एक और कर ले तो बुरा तो नहीं लगेगा? No, sir. नो सर। 12th क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आप फटाफट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमेन rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south। अभी डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे। what is the direction in which she should hold her umbrella? बताइए। तो रेन से बचना है, एम ये है हमारा, रेन ड्रॉप्स से बचना है। तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड किया जाए? वर्टिकल से एंगल पता करना है अम्ब्रेला का, ठीक है। तो डायग्राम से बात को समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, लेट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो वुमेन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, सही बोल रहा हूं मैं? चेक करके बता दूं। Yes, sir. नॉर्थ टू साउथ, है ना। वी आर रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउन आ रही है, एरो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड शो किया है, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है इसलिए, और वी आर लिख देता हूं फॉर रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। चेक करते रहे ना, ठीक है। वुमेन अपनी बाइसाइकिल को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लेकर जा रही है, उसकी स्पीड बता दो कोई मुझे। 10 meter per second. बाइसाइकिल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। हमें अम्ब्रेला का डायरेक्शन बताना है वर्टिकल से, कि वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि वो रेन ड्रॉप से बच सके। लेट दिस इज द अम्ब्रेला, लेट दिस इज द अम्ब्रेला, और ये अम्ब्रेला का वो हैंडल है,
जिसको उसको होल्ड करना है ना। दैट मीन्स द वुमन इज सो एक्सीलेंट टू ड्राइव दी बाइसाइकिल। सिंगल हैंड से साइकिलिंग कर रही है वो, हैंडल को। चलिए, तो अब ये जो वर्टिकल से एंगल है ना, मैं यहाँ एक वर्टिकल डायरेक्शन दिखा देता हूँ, पूरी बना दी मैंने। ये एंगल कितना होगा ये पता लगाना है। वर्टिकल से अम्ब्रेला का जो ये एक्सिस है कितना एंगल बनाएगा ये पता लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है थीटा इक्वल टू, थोड़ा याद दिला देता हूँ मैं, tan इनवर्स ay अपॉन ax। कब पढ़ा था? जब हम 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे थे, याद करो, जब हम 2 डायमेंशनल वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे थे, याद आया कुछ? ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल Yes, बन sir. रहा था, तो कुछ याद आया? इस डायरेक्शन में आप कहते हैं ax और वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को कहते हैं ay, ax ay। तो ये एंगल कहाँ से है गाइस? हॉरिजॉन्टल से। Horizontal. एंगल कहाँ से है? हॉरिजॉन्टल से है। अब देखिए, अगर एंगल वर्टिकल से है तो क्या होगा? चेंज करते हैं थोड़ा। अगर एंगल वर्टिकल से है, दिस इज थीटा एंगल फ्रॉम वर्टिकल, अब क्या हो जाएगा? अब ay के प्लेस पर आपको क्या लिखना होगा? ax, और ax के प्लेस पर क्या लिखना होगा? ay। बट यहाँ पर तो a नहीं है, b नहीं है, तो आपको सोचना है वर्टिकल कौन है, वो डिनोमिनेटर में लिखना होगा। हॉरिजॉन्टल वेक्टर कौन है, वो न्यूमरेटर में लिखना होगा, न्यूमरेटर। बिकॉज अम्ब्रेला का जो हैंडल है, अम्ब्रेला का जो एक्सिस है, वो एंगल कहाँ से बनाता है? वर्टिकल से। वर्टिकल से ही एंगल पता करना होता है इन केस ऑफ अम्ब्रेला। तो वर्टिकल से अगर एंगल पता करना हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर, वर्टिकल नीचे। ध्यान रखें, अगर एंगल आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कभी पता करना हो किसी प्रॉब्लम में, तो उस केस में आपको वर्टिकल कंपोनेंट न्यूमरेटर में लेना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिनोमिनेटर। बट अभी जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है उसमें हॉरिजॉन्टल ऊपर, वर्टिकल नीचे। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेक्टर कौन है? हॉरिजॉन्टल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? vb, स्पीड ऑफ साइकिल, Yes, sir. स्पीड ऑफ साइकिल। वर्टिकल कंपोनेंट कौन है? स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, वुमेन जितना फास्ट चलेगी उसको ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा, वुमेन जितना स्लो चलेगी उसको कम एंगल बनाना पड़ेगा। अगर वुमेन चलती चलती रुक ही जाए तो उसको कोई एंगल नहीं बनाना, जीरो एंगल बनाना पड़ेगा ना। अगर वीबी 0 हो जाएगा तो tan इनवर्स Yes, 0 sir. क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो इस तरह सर से आप आपने दोनों थोड़ा जगह इधर-उधर सोच VB लेते हैं लिख तो, दिया। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। वी आर कहाँ पर आएगा? तो वी आर आएगा नीचे. यहाँ पर, अभी ठीक है ना। तो वुमेन की जो स्पीड है वो ऊपर आएगी और रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड है वो नीचे आएगी। वुमेन जितना फास्ट चलेगी एंगल उतना बड़ा होगा, वुमेन जितना स्लो चलेगी एंगल उतना कम होगा। वुमेन रुक जाएगी तो एंगल 0 डिग्री। आप खुद सोच लो, अगर रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको किस तरह से होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला? बिल्कुल इरेक्ट, बिल्कुल वर्टिकल। किसी को पता लगा कितना एंगल आ रहा है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, वैल्यू पुट कर रहा हूं, वी आर 1, वी आर ये तो 10 है और वी आर है 30, 10/30। देखिए वैल्यू बिल्कुल सही पुट कर दी, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 इज द आंसर। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 इज द आंसर। और अगर इसको कोई सॉल्व करना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकता है, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। तो tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू होती है गाइस नियरली इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री। और इसको थोड़ा और सही से देखें तो कुछ लोग उसको ऐसे कहते हैं, tan थीटा इक्वल टू 0.33। tan थीटा 0.33 कब होता है? जब थीटा 18 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं तो इन चीजों को याद करने के लिए मना करूंगा आपको, है ना। फिजिक्स अप्लाई करके यहाँ तक पहुंचना होता है, उसके बाद तो सब मेमोराइजिंग वाली बात है, किसी को याद होता है किसी को नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अगर यहाँ पर 1 होता तो आपको पता है ना थीटा कितना होता? 45। अगर यहाँ पर Yes, 0 sir. होता तो थीटा भी 0। अगर यहाँ पर इंफिनिटी होता तो थीटा 90 डिग्री हो जाता। बहुत सारे केसेस होते हैं। √3 होता तो आप 60 डिग्री कहते, 1/√3 होता तो आप 30 डिग्री कहते।
बट यहाँ पर 1/3 है जिसकी वैल्यू आपको इन जनरल पता नहीं होती है। Then guys, तो इंपॉर्टेंट बात तो ऊपर ही खत्म हो गई थी। अगर वर्टिकल से एंगल पता करना हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर आता है, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे। वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डन गाइस? यस सर। बताएं। सर लिखने का काम हो गया ना? हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर कल बोलिए, टेस्ट मोशन इन अ प्लेन का है ना? हाँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। गाइस थर्ड चैप्टर देख लो ना आप, चैप्टर नंबर 3 मैंने सेंड किया था Yes, sir. चैप्टर नंबर 3 क्लास भी होगी, टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना? और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर टेस्ट का टाइम 4:15 समझ लो। चलिए एग्जैक्ट बता देता हूँ, कोई वेरिएशन नहीं होगा। 4:15 to 5, 4:15 to 5 ये होगा Okay, टेस्ट sir. का टाइमिंग। 4:15 PM to 5 PM। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.